नमस्कार, सीसीएन न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। गोदियाल जी, आज आप बागेश्वर पहुंचे हैं। आपका जो परिवर्तन संकल्प सम्मेलन है उसका आयोजन किया गया है। क्या इस जो यात्रा है आपकी, क्या इसका मुख्य उद्देश्य है? सबसे पहला सवाल तो ये रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आम लोगों में हम ये राजनीतिक जागृति पैदा करें कि जिन उम्मीदों के साथ आपने वर्तमान की सरकार बनाई थी, समर्थन दिया था, ये सरकार उस हर उम्मीद पर औंधे मुँह गिरी है। और सरकार उम्मीद पर औंधे मुँह गिरी है, इसका अर्थ ये है कि लोगों की उम्मीदें औंधे मुँह गिरी हैं। आप इस प्रदेश के एक एक हालात को देख लीजिए तो सरकार का एक एक विभाग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है। सरकार भ्रष्टाचार को ऐसा लग रहा है कि जैसे बढ़ावा देने के लिए ही चुनी गई है। बेरोजगारी चरम पे है। सामाजिक स्थितियां ऐसी हैं कि एक एक गांव में बेरोजगारी के चलते 4-4, 6-6 दर्जन और 100-100 तक भी लड़के अविवाहित रह गए हैं। किसी पिता को शाम को भोजन करते वक्त यदि सामने अपना 40 साल का अविवाहित बेटा दिखता होगा तो निश्चित रूप में वो चैन की रोटी नहीं खा पाता होगा। ये सिर्फ सरकार द्वारा जनित समस्याएं हैं। सरकार ने ये समस्याओं को जना है, तो इसलिए परिवर्तन बहुत आवश्यक है। इसी संदेश को लेकर हम सब लोग कांग्रेस जन पूरे राज्य के पर्वतीय जिलों में अभी और 15 तारीख के बाद मैदानी जिलों में भी हमारे इन परिवर्तन सम्मेलनों का आयोजन कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अध्यक्ष जी, हम अगर बात बागेश्वर की करें तो एक जो ज्वलंत मुद्दा अभी फिलहाल में है वो है अस्पताल की स्थिति। अभी हमने देखा लगातार कई सारे डॉक्टरों के 7-8 स्टाफ और अन्य स्टाफ के भी तबादले हो चुके हैं और जो अस्पताल में इक्विपमेंट्स तो हैं लेकिन स्टाफ है नहीं। तो ये इस पर क्या राय रहेगी आपकी और कैसे इसमें सुधार किया जा सकता है? पहले ही स्वास्थ्य विभाग सरकारों को, कभी से मैं अन्य सरकारों की बात भी कर रहा हूँ, एक चुनौती वाला विभाग रहा है। लेकिन वर्तमान में पिछले 9 साल तक धन सिंह रावत के पास ये विभाग रहने से इस विभाग का आधार ही डगमगा गया। धन सिंह रावत जी का 2 इंटरेस्ट थे, एक भवन बनाना और एक मशीन खरीदना, और ये दोनों इसलिए थे कि उसमें कमीशन है। ये सिर्फ और सिर्फ कमीशन के लिए काम करते रहे 9 साल। और जिस विभाग का मंत्री सिर्फ 9 साल कमीशन के लिए काम करता रहे, जिस विभाग का मंत्री उस विभाग में भर्तियां सिर्फ नौकरी बेचने के लिए करता रहे, तो उस विभाग का हाल क्या होगा? यही होगा। आज बागेश्वर की बात नहीं, ये पूरे उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग का यही हाल है। पूरे उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग, आप चमोली की खबरें देख लीजिए, आप उत्तरकाशी की खबरें देख लीजिए, आप पिथौरागढ़ चंपावत की खबरें देख लीजिए, और मैदान के ज़िलों में आप उधम सिंह नगर और हरिद्वार की खबरें देख लीजिए, सब जगह यही हाल है। तो चूँकि मकसद ही जब सरकार का और मंत्रियों का अपने हित साधने का रहा हो, तो उसमें जनता का हित पीछे चला गया और 9 साल में इतना पीछे चला गया कि जो भी सरकार आएगी उसको इस प्रकार के विभागों में आमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकताएं होंगी और व्यवस्था को आमूल-चूल दुरुस्त करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसी के साथ अध्यक्ष जी, जो बेरोजगारी है वो चरम पर है और जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो हम देखते हैं कि तैयारियों में जुटे रहते हैं, परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे रहते हैं और इसी के साथ जब पेपर लीक के मामले सामने आते हैं तो बच्चों का भी दिल टूटता है और एक जो ये सरकार की नाकामी है वो सामने आती है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अभी नीचे यहीं हमारा कार्यक्रम था, मैं भाषण कर रहा था, मैंने भाषण में एक बात कही। मैंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्र की एक ही जैसी कहानी है। उत्तरकाशी से लेकर पिथौरागढ़ तक सब एक जैसा परिवेश है, एक जैसी संस्कृति है। और वो संस्कृति ये है कि हम विकट भौगोलिक परिस्थिति में विकट जीवन जीने वाले लोग हैं। पहाड़ों की एक माँ महीने, 1.5 महीने, 2 महीने 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो घी तैयार करती है और वो घी बेचकर अपने बच्चे के लिए फीस का इंतज़ाम करती है। और जब वो बच्चा किसी भर्ती परीक्षा में बैठता है तो परीक्षा के दौरान ही पता चलता है कि बहुत मेहनत से हमने परीक्षा दी थी लेकिन ये पेपर तो लीक हो गया था और परीक्षा रद्द कर दी जाती है। क्या बीतती होगी उस माँ पर, उस बहन पर क्या बीतती होगी जो अपने बच्चे के लिए इतना जी तोड़ हाड़ तोड़ मेहनत करती है और उसके बाद परिणाम इस रूप में सामने आता है। ये सरकार अगर सच्चाई के साथ देखा जाए तो जितनी अभी तक भर्ती परीक्षाएं हुई वो एक भी भर्ती परीक्षा ऐसी नहीं थी कि जो फेयर हो। और जितनी भर्ती परीक्षाएं पकड़ी नहीं गई है ना चोरी, वो भी चोरी हुई हैं। बिल्कुल। मैं एग्जांपल दे दूं,
20 में या 21 में कोविड के दौरान इस प्रदेश में सहकारिता विभाग में 1100 पद भरे गए। और वो इस दौरान भरे गए कि जब उत्तराखंड के किसी भी क्षेत्र से या भारत भर में किसी भी क्षेत्र से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अगर स्कूटर भी निकालना है तो डीएम की परमिशन चाहिए। ऐसे में 1100 अभ्यर्थियों की परीक्षा नोएडा में आयोजित की गई। नोएडा में नंबर एक प्रश्न, अगर वो भर्ती परीक्षा करानी ही थी तो कोविड के टाइम क्यों करानी थी? शंका नंबर एक। शंका नंबर दो, क्या उत्तराखंड में उस भर्ती परीक्षा को आयोजित करने के लिए आधारभूत सुविधाओं का टोटा था? नंबर दो। पर ये दोनों नहीं था, न तो उत्तराखंड में आयोजित कराने के लिए आधारभूत सुविधाओं का टोटा था, ये भी नहीं था। पर कारण ये था कि उस समय इसलिए चुना गया कि उस समय किसी का ध्यान नहीं था, और दूसरा इसलिए चुना गया बाहर कि यहाँ तो कोई ना कोई कैसे न कैसे पहुँच ही जाएगा। नोएडा तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वहाँ कराया गया। अब वो भर्ती परीक्षा में जितने लोग बैठे थे वो आज नौकरी कर रहे हैं। कौन है वो लोग? कौन करेगा इसकी जांच? ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग इसमें शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय भी छोड़िए, इतने बड़े ताम झाम को लेकर जो ये लोग काम करते हैं, तो इसमें तो बहुत जांच की ज़रूरत है। और निश्चित रूप में जिस दिन ये जांचें होंगी सब अंदर जाएंगे, सब जेल में जाएंगे, ज़िंदगी भर बाहर नहीं आ सकते हैं। इतने बड़े बड़े पाप इस सरकार ने किए। अगर 1100 पद वो बाहर के लोगों को पैसों में बेच दिए गए, जो कि भाजपा के विधायकों ने आरोप लगाए कि 20-20 लाख में नौकरियां बेची जा रही हैं। अगर वो पद बेचे गए हैं 20-20 लाख में, तो उत्तराखंड के हमारे जो बच्चे हैं उनको कहाँ से नौकरी मिलेगी? वो कहाँ से शादी करेंगे? मतलब ही नहीं उठता है। तो उत्तराखंड के जो हमारे संसाधन हैं और जो हमारी संभावनाएं हैं, इन दोनों को इस सरकार ने बेचने का काम किया। लोगों को धर्म के नाम पर ठगा जाता है। चुनाव आता है और कहते हैं अरे कांग्रेस तो धर्म विरोधी है। क्या धर्म विरोधी है कांग्रेस? धर्म विरोधी ये लोग हैं। आज कितने शर्म की बात है कि राम मंदिर के चंदे को भी खा रहे हैं। और अभी अभी मुझे पता लगा है कल से कि बद्रीनाथ में भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं कि वहाँ के अध्यक्ष जी ने अपने किसी चाहते व्यक्ति को अपना पीए बनाकर और उसमें शामिल कराया, और ऐसी शंकाएं जताई जा रही हैं कि सीसीटीवी कैमरे में है वो सब। अब मंदिर प्रशासन ने सीसीटीवी को अपने कब्जे में लिया है, कैसे पता चलेगा बाहर? इसकी तटस्थ जांच होनी चाहिए। मैंने सरकार से मांग की है कि सरकार इसके लिए पार्लियामेंट्री जांच कराए। पार्लियामेंट्री जांच का मतलब ये है कि विपक्ष के जो लोग हैं, सत्ता पक्ष तो उनके पक्ष में काम करेगा, लेकिन विपक्ष के लोगों को उसमें शामिल करे, नेता प्रतिपक्ष उसको हेड करें और न्यायिक अभिरक्षा में ये जांच हो, तब जाके पता चल सकता है। अगर वास्तविक रूप में ये पार्टी धार्मिक है तो इसकी तटस्थ जांच कराए, और हिम्मत है तो मुझे उस जांच में शामिल करे। मैं इनको दूध का दूध और पानी का पानी बताऊंगा। मैं 6.5 साल उस मंदिर में अध्यक्ष के पद पर रहा हूँ। मुझे बाल बाल बराबर भी पता है कि कहाँ क्या है। मैं आपको बताऊं, मैं नाम याद करता हूँ, वो केदारनाथ के वो सीओ थे, तिवारी थे सर ने, मुझे लगता है तिवारी थे, वो सीओ थे। आपदा के बाद मैं केदारनाथ से जब 10 दिन बाद वापस लौटा तो मैंने अपने सामान की झड़ती करवाई उनके मंदिर समिति के लोगों के सामने, गुप्तकाशी TRH में अपने और अपने पीए के बैग कपड़े झड़ती कराए। मुझे वहाँ मंदिर में 1.5-2 लाख रुपए मिले। और उस समय उस बद्रीनाथ में जो पुलिस के कप्तान, मतलब पुलिस के जो हेड कर रहे थे वहाँ जांच, मतलब जो वो यांकी या ऐसा कुछ नाम था उनका, मतलब अभी मेरे को इतना याद नहीं आ रहा है, उनके सुपुर्द किए मैंने कि भाई इसको जमा करो और इसको अंकित करो कि आपदा के दौरान मिले थे आप? आपदा के दौरान मंदिर में। और नीचे आने के बाद गुप्तकाशी में जो ईओ थे, केदारनाथ के ईओ थे और अन्य स्टाफ था, गुप्तकाशी के मतलब जो मंदिर समिति का गेस्ट हाउस है उसमें अपने सामान और अपने कपड़ों की झड़ती उनके सामने कराई ताकि कोई शक पैदा ना हो। हमने ऐसे काम किए, और ये खुलेआम मतलब चढ़ावे को हड़प कर जा रहे हैं। मेरे हटने के बाद 200 किलो सोने की वहाँ गड़बड़ाई। मैंने स्पष्ट रूप से पहले कहा कि ये जो घोटाले करने वाले लोग हैं, इन्होंने मेरे को भी संपर्क किया था, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया कि नहीं भाई ये काम अच्छा नहीं है, मैं नहीं करूँगा ये काम। विवेक अपना खुद ही का नहीं मानता। मेरे देखिए,
वहाँ कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन मैं बद्रीनाथ और केदारनाथ के अध्यक्ष पद को मुख्यमंत्री के पद से भी बड़ा पद मानता हूँ। उत्तराखंड राज्य अभी बना है, ठीक है, 2000 में, लेकिन बद्रीनाथ और केदारनाथ 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने उसकी स्थापना की, और उस मंदिर के अध्यक्ष के पद पर बैठना कितना अलौकिक और कितना धार्मिक होगा। तो हमारे मन में तो ये भावना ही आ गई कि जैसे प्रभु का आशीर्वाद मिल गया, मुझे यहाँ सेवा करनी है। मैंने अपने 6.5 साल के कार्यकाल में 1 रुपये टीए डीए या जो वहाँ मानदेय मिलता है, हमने उस कभी नहीं लिया। हमने कहा भाई इसके लिए नहीं आ रखे, हम सेवा के लिए आ रखे हैं। और उतनी ही पवित्रता से मैं बाहर निकला। बीजेपी ने वहाँ लाख जांचें की मेरी, लेकिन बाल बराबर भी कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हमने किया ही नहीं था। आपको मैं बता दूं, वहाँ सबसे बड़ी जो बात है वो ये होती है कि वहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, अंबानी, अडानी, फलाने आते हैं। अभी वर्तमान परिपाटी ये है कि अध्यक्ष लोग कोशिश करते हैं कि हम इनसे मिल लें, दोस्ती कर लें, उनको दर्शन करने में ये दिखाएं कि हम आपकी मदद कर रहे हैं दर्शन करने में, ताकि उस मदद के एवज में वो उनसे दोस्ती गांठें और बाद में उन संबंधों का फ़ायदा उठाएं। मैंने ये भी नहीं किया। मैं एक बार की घटना बता रहा हूँ। मैं वहाँ था और अंबानी जी वहाँ आए। मैं अपने ऑफिस में रहा, मैं उनकी अगवानी करने नहीं गया, क्योंकि वो अंबानी होंगे तो अपने घर के होंगे। मैं बद्रीनाथ का अध्यक्ष था और मैंने उस गरिमा के साथ वहाँ रहा, क्योंकि बद्रीनाथ के अध्यक्ष को झुकना ये मैं मंजूर नहीं। मुझे बद्रीनाथ का अध्यक्ष जो है अध्यक्ष है। मैं अपनी जगह बैठा रहा। आए, मैंने खड़े होकर उनका अभिवादन किया, ऑफिस में बैठे हुए फ़ोटो खींची। दर्शन की बारी आई तो मैंने अपने स्टाफ को कहा कि जाइए इनका दर्शन कराइए। हम नहीं गए, क्योंकि हमें ये बात ही नहीं थी कि ये लालसा ही नहीं थी कि इन संबंधों का उपयोग करके हम अपने भविष्य को सुरक्षित करने की सोचें। आज सरकार सब चीज़ों को दांव पर लगाकर, मैंने एक बात कही कि इस प्रदेश के संसाधन और संभावनाएं, इन दोनों चीज़ों को दांव पर लगाकर अपने हितों की साधना करने में लगे हुए हैं बीजेपी के नेता। मैं इस परिस्थिति को बदलना चाहता हूँ। ये उत्तराखंड राज्य बना, क्या मांग थी लोगों की आपको तो पता होगा। ये आंदोलन ही इस रूप में शुरू हुआ कि जब हमको लगा कि उत्तर प्रदेश के रहते हुए हमारे भविष्य सुरक्षित नहीं है, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, तो हमारे उस समय के लोगों ने आंदोलन खड़ा किया। हालांकि ये सन 56 में पीसी जोशी ने शुरू किया था, उत्तराखंड नाम देकर, लेकिन बहुत समय तक ये लंबा आंदोलन चला। पर धीरे धीरे हमारे मनों में, उस समय के हमारे बुजुर्गों के मनों में ये भाव गहरे बैठता रहा कि उत्तर प्रदेश के साथ हमारे हित सुरक्षित नहीं है, हमें अलग राज्य चाहिए। और बना। क्या नारे थे? कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। इसका आशय यह है कि हम कठिन डगर पर चलेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए आसान रास्ते बनाएंगे। क्या वो आसान रास्ते बन गए? मैं अभी आपसे कह रहा था कि एक गांव में 100 बच्चे अविवाहित रह गए। कहाँ वो आसान रास्ते गए? नेताओं ने, जो वाद में बनी सरकारें हैं आज, चाहे देश में है और चाहे प्रदेश में है, ये सरकार बनी है वाद में। ये लोगों से वादे करके नहीं बनी, वाद में बनी है। कांग्रेस पार्टी के ऊपर झूठ चिपका कर बनी है। और ऐसे में बनी गई सरकारें जब सत्ता में रहती हैं तो तब ये कोशिश करती हैं कि फिर एक झूठ पैदा कर लेंगे, फिर हरा देंगे कांग्रेस को झूठ पैदा करके। लेकिन इसीलिए मैं सब लोगों के साथ, हम लोग हर जगह घूम घूम कर जागृति पैदा कर रहे हैं, राजनीतिक चेतना पैदा कर रहे हैं, लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आप झूठ से सावधान रहिए। हमें कोई मेरिट पर हराए हमें खुशी होगी, लेकिन हमें कोई झूठ से हराए हम चैन से नहीं बैठ रहे हैं। तब से, जब से हम झूठ से हारे हैं 22 से, हम चैन से नहीं बैठ रहे हैं। हम लोगों के बीच जा जाकर घूम घूम कर इन बातों को कह रहे हैं। अभी विधानसभा चुनाव निकट हैं, तो बागेश्वर में आप किन मुद्दों के साथ मैंने जनता बहुत के बीच स्पष्ट जाएंगे? कहा है। और इसी के साथ बागेश्वर में जो प्रत्याशी होंगे, कौन हो सकते हैं बागेश्वर मैंने से बहुत प्रत्याशी? स्पष्ट कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सिर्फ मैं इस बात के लिए अधिकृत नहीं हूं कि मैं प्रत्याशी तय करूं। कांग्रेस पार्टी का टिकट वितरण का एक सिस्टम है। हमारे यहाँ लोकल हमारे जो पदाधिकारी हैं उनकी राय मांगी जाती है, फिर वो 2-3 की राय देते हैं तो स्क्रीनिंग कमेटी बैठती है। स्क्रीनिंग कमेटी उन सब बातों पर विचार करती है और उसके बाद चीफ इलेक्शन कमेटी तक मामला जाता है और तब जाके टिकट तय होता है। लेकिन मैं अध्यक्ष होने के नाते एक बात आपको कहना चाहूँगा, और मैंने अभी भाषण में कहा भी, प्रोग्राम में मैंने ये कहा कि टिकट वितरण का आधार जीतने की क्षमता, मतलब जीतने की संभावना कितनी बलवती है किसी की, वो ध्यान में रखकर, और दूसरा कांग्रेस के प्रति समर्पण कितना है
ये दो बातों को ध्यान में रखकर कांग्रेस का टिकट तय किया जाएगा। मुद्दे क्या रहेंगे कांग्रेस पार्टी के जनता के बीच जाने के लिए? मुद्दे ये हैं कि जिस प्रकार से वर्तमान सरकार ने लोगों के विश्वास के साथ धोखा किया, ये धोखा ही है। इस प्रदेश में 450 शराब की नई दुकानें खुली और 1600 स्कूल बंद हुए। क्लस्टर विद्यालय आने से, क्लस्टर विद्यालय भी नहीं बने अभी तक, वो भी अस्तित्व में नहीं आए, लेकिन 1600 विद्यालय बंद हो गए। ये आदेश हैं शिक्षा मंत्री के अपने घर का, अपने गांव का स्कूल जो कांग्रेस ने बनाया था, जिसमें 18-19 बालिकाएं पढ़ती थी, वो तक बंद हो गया। और बंद होने का कारण बताऊं आपको क्या है? बंद होने का कारण ये नहीं कि छात्र संख्या कम हुई, हुआ ये कि बालिकाओं को पानी के लिए भेजा गया, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। बालिकाओं को पानी के लिए भेजा गया और उन्होंने बनाया एक वीडियो और उन्होंने कहा कि हम मतलब पानी ला के, मतलब यहाँ भी हम घर में तो करते ही हैं, यहाँ भी पानी सार रहे हैं, ये कहा उन्होंने वीडियो में। और शिक्षा मंत्री ने आदेश जारी कर दिया कि इस स्कूल को बंद करो। कितनी तानाशाही है। ये सब मुद्दे हैं, ये सब मुद्दे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश में अंकिता भंडारी के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ। वो अंकिता भंडारी इस प्रदेश की बेटी थी। ये मुद्दे हैं कि मुख्यमंत्री ने क्यों बीजेपी के नेताओं को बचाने का काम किया। आपको तो याद दिला दूं मैं, आपको ध्यान होगा, जिस दिन अंकिता भंडारी की लाश मिली, पार्थिव शरीर मिला, उसके सुबह सुबह मुख्यमंत्री जी ने 4 बजे बुलडोजर भेज दिया था उस होटल को तोड़ने के लिए। जब मैं वहाँ गया तब तक ये स्थापित हो गया था सोशल मीडिया में कि मुख्यमंत्री बजरंगबली हैं, इन्होंने बुलडोजर भेज दिया वहाँ तोड़ने के लिए, बुलडोजर से तोड़ दिया। मैं जब पोस्टमार्टम में गया था और सोशल मीडिया पे चल ही रहा था कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बजरंगबली हैं, ये हैं, सो हैं, तो मैं उस स्थान को देखने गया जहाँ अंकिता भंडारी का वो रहती थी और वो तोड़ा गया था। जब मैंने वहाँ देखा तो वो एक कमरा तोड़ा हुआ था जिसमें वो रहती थी, और तोड़ने के बाद उसमें आग लगाई गई थी, और आग लगाने के बाद जो बचा खुचा बेड का पार्ट था उसको स्विमिंग पूल में डाला गया था। अब आप बताइए, एक जागरूक व्यक्ति का जो आज के इस युग में जीता हो, उसको स्वाभाविक रूप में ज्ञान हो जाएगा कि ये क्या काम है। ये तो सबूत मिटाने का काम था। और मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने ये बात कही मीडिया में कि ये बजरंगबली नहीं बल्कि ये सबूत मिटाने वाला व्यक्ति है मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री इस बात के दोषी हैं। मुख्यमंत्री और इस सरकार पर यह कलंक है कि उन्होंने प्रदेश की बेटी के साथ खड़ा न होकर अपने बीजेपी के किसी नेता के साथ खड़े हुए। ये मुद्दे हैं। ये मुद्दा है कि इस प्रदेश में एक किसान कह रहा है कि मेरे गोली मारते हुए कह रहा है, अपने को गोली मार रहा है, लिख रहा है कि वीडियो बना रहा है कि मेरे शरीर के अंगों को बेचकर, ऑर्गेन्स को बेचकर और पैसे बनाना, तब जाके ये सरकार चले, तब जाके ये अधिकारी। तो ये सब बातें हैं, ये सब मुद्दे होंगे। ये शहीदों ने अपनी शहादत इसलिए नहीं दी कि ये मुख्यमंत्री और मंत्री अपने 10-20 पुस्तकों के लिए धन इकट्ठा करें। अगर जांच हो जाए, लोग बोल रहे सोना महंगा हो गया, कहाँ गया सोना? आज भी बिक रहा है सोना। कौन ले रहा है सोना? निश्चित रूप में भाजपा के लोग ले रहे होंगे, भाजपा के मंत्री ले रहे होंगे। अगर जांच हो जाए तो इन्हीं के घरों में, एक एक के घरों में 100-100, 200 किलो सोना मिलेगा। प्रधानमंत्री जी भाषण देते रहे कि देश के लोग सोना खरीदना बंद करें, लेकिन अपने नेताओं को नसीहत देने से कभी देखे आपने? मैंने कहा प्रधानमंत्री जी आए उत्तराखंड, मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी इस प्रदेश की सरकार को और मुख्यमंत्री धामी जी को ये कहें कि कल जब तक मैं उत्तराखंड की धरती पर हूँ, उससे पहले उस तथाकथित वीआईपी का नाम उजागर और उसको सलाखों के पीछे डाला जाए। हुआ क्या? नहीं हुआ। अपने लोगों को बचाना है, ऊपर से नीचे तक यही सब है। सब मिल बांट कर जो यूनाइटेड होकर जो गुंडई कर रहे हैं, यूनाइटेड होकर जो डकैती कर रहे हैं, उसके गुणात्मक दुष्परिणाम सामने आएंगे। गुणात्मक, ये मल्टीपल होता जाएगा और ये गुणात्मक दुष्परिणाम सामने आएंगे। प्रदेश बहुत कठिन स्थिति में है और ऐसे में बदलाव ही एकमात्र इलाज है। अंत में एक संदेश जो आप बागेश्वर वासियों को, उत्तराखंड वासियों को देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जितनी तकलीफ़ें मैंने बताई, ये सब सरकार द्वारा जनित तकलीफ़ें हैं, और इन तकलीफ़ों से पार पाने के लिए, इन बीमारियों के इलाज के लिए एक ही दवा है, और वो दवा है परिवर्तन। संविधान ने एक बहुत बड़ी ताकत आप लोगों के हाथ में दी है। वो ये दी है कि 5 साल में एक बार ताकत आपके हाथ में आती है कि आप ऐसी सरकार चुन सको जिसके लिए कहा जा सके कि जनता के द्वारा जनता के लिए। फिलहाल जो सरकार आपने अभी चुनी है, जो सरकार काम कर रही है, ये जनता के द्वारा मतलब सरकार के अपने लोगों के लिए ऐसी सरकार है। पर बदलाव कीजिए और जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार चुनिए। यही संदेश मैं देना चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।